भारतीय संविधान शुरू किए थे और मौलिक अधिकार तक एक वीडियो आपको मिल चुका है। इससे पहले 4 या 5 वीडियो मिल चुका है आपको। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले 5 वीडियो को देख लीजिए, क्या कि शुरू से देखिएगा तो चीज़ें ढंग से समझ में आएगा। इसलिए अब शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार शुरू करते थे भाग 3। 2 अधिकार हो गया था, समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए देखते हैं, आज तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को आइए समझते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है सर? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। तो एक बात तो यहीं से क्लियर हो गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, आइए समझते हैं। इसमें कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार, मानव का जो व्यापार होता है, और बलात्श्रम यानी मानव का श्रम, बलपूर्वक श्रम करना। बलात्श्रम का तात्पर्य होता है बलपूर्वक श्रम करना। तो ये बलात्श्रम का क्या है? प्रतिषेध है मानव का। बंधुआ मजदूरी भी प्रतिषेध यहीं पे है। आप बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते हैं, आप बलपूर्वक काम किसी से नहीं करवा सकते हैं, आप मानव का तस्करी, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम पर प्रतिषेध है यहाँ अनुच्छेद 23 में। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो वह कानून की नज़र में अपराधी होगा। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, मानव के अंगों का तस्करी। अंगों के तस्करी से तात्पर्य है कि जैसे किडनी गुर्दा तो एक ही हो गया, आँख, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़, लीवर, ये सब का तस्करी किया जाता है ना, तो ये सब पे बैंड लगाता है अनुच्छेद 23। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी और इसमें तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा और सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके खिलाफ। तो ये है अनुच्छेद 23। आइए अनुच्छेद 24 को, यहाँ पे है एक नोट में है, अनुच्छेद 23 का ही नोट है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये भी बात सही है कि अगर देश का सेवा करना जरूरी है तो आपको मजबूर किया जा सकता है देश की सेवा के लिए, क्योंकि ये देश आपको बहुत कुछ दिया है। जब देश की बारी आई तो आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप ना नुकुर कीजिएगा तो आपको मजबूर कर दिया जाएगा देश सेवा के लिए। समझे? जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा यानी देश सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये है नोट। अनुच्छेद 23 तो समझ लिए आप। 23 में क्या था, नॉर्मल बात अगर समझे सारांश रूप से तो क्या है सर? मानव तस्करी, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव के अंगों का तस्करी, वेश्यावृत्ति भी यही है, वेश्यावृत्ति नहीं बोले, वेश्यावृत्ति इत्यादि पे प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। कुछ नहीं था, इजी है पूरा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है ये। अनुच्छेद 24 चलते हैं। 24 में ये 4 आपको याद रहेगा ना भाई, ये 4 आपको याद रहेगा ना, ये 4। तो ये 4 जैसे याद रहेगा तो आप समझिएगा यहाँ 4 बस लगाना है। तो अनुच्छेद 24 में कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरी काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह कानून की नज़र में अपराधी है। कहा गया है कि 14 साल का कोई भी बच्चा यहाँ भारत में है, उससे कम उम्र का है, तो उसे किसी कठिन भरी कामों में नहीं लगा सकते। कठिन के या है ना, कारखानों खानों या अन्य जोखिम भरी कामों में। कोई अगर जोखिम भरा काम नहीं भी है तो आप फिर भी आप उसे काम पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 24 में यह प्रतिबंधित है। चाय बागान में भी पहले था कि चाय बागान में काम कर सकता था, लेकिन अब चाय बागान में भी ये प्रतिषेध कर दिया गया है। यदि ऐसा करता है तो कानून के नज़र में क्या समझा जाएगा? दोषी समझा जाएगा। तो सर 14 वर्ष का बच्चा तो ये सब करेगा,
उससे काम नहीं करवाएंगे तो करेगा क्या? तो यहाँ पे आपको बताए थे ना जी, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। उसमें क्या कहा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक उपखंड जोड़ा गया। इसमें कहा गया अनुच्छेद 21A में कि प्रत्येक 14 साल का बच्चा 6 से 14 साल का बच्चा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो बच्चा काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए। सिंपल बात है ना जी। ये बात पहले यहाँ तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 21 में। इससे पहले कहाँ था सर? इससे पहले अनुच्छेद 45 में था, नीति निर्देशक सिद्धांत में, समझे? तो ये सर ये था तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। आइए समझते हैं अगला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है सर? अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब यह कहा जा स्पष्ट रूप से कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है, संगठन बना सकता है, रुपया पैसा जमा कर सकता है। यही सब बात इसमें पढ़ने को मिलेगा अलग अलग उपखंडों के माध्यम से, समझे? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है, इसमें देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है भारत का कोई भी व्यक्ति, जैसे हम आप, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कितना आसान है। हम भारत के नागरिक हैं तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है ये कि आप दूसरे धर्म का अपना प्रचार प्रसार कीजिए तो दूसरे धर्म को में गलती मत गिनाइए। क्या जरूरी है दूसरे धर्म से? आपको आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए अच्छा से। तो ये सब बात है। इसी अनुच्छेद में कहा गया कि धर्मांतरण का अधिकार भी अनुच्छेद 25 ही देता है। धर्मांतरण का, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में जाता है, किसी अन्य धर्म में तब्दील होता है, तो यह अधिकार उस व्यक्ति को अनुच्छेद 25 के माध्यम से ही मिलता है। समझे कितना आसान है? मतलब अगर कोई यहाँ पे यहीं से समझ में जाना चाहिए, भारत का कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अगर हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं तो कल को किसी धर्म में जा सकते हैं। तो धर्मांतरण का अधिकार अनुच्छेद 25 में ही दिया गया है। और एक बात बता देते हैं, सिखों को पग पहनने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में ही है। सिख कौन है सर? जो पगड़ी सिख लोग नहीं पहनता है जी, सिख लोग पगड़ी पहनता है और बाइक चलाने वक्त वो लोग हेलमेट नहीं पहन पाता है पगड़ी के चलते। तो आप देखेंगे कि उस पर कानूनी कार्रवाई और उस पर फाइन नहीं चार्ज करेगा पुलिस लोग, उसे छोड़ दिया जाता है। और हम और आप जाएंगे तो विदाउट हेलमेट हम और आप लोग को पकड़ लिया जाएगा, समझे? तो ये सब बात है। तो पकड़ता क्यों नहीं सर? क्योंकि उसको पगड़ी पहनने का यानी पग पहनने का अधिकार मिला है अनुच्छेद 25 में, धार्मिक अधिकार के तहत। कितना आसान था, कुछ है इसमें। मतलब हम भारत के नागरिक हैं तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब बात है। सिख को अधिकार है कि वो पग पहन सकता है। अगर किसी भी धर्म को मान सकते हैं तो कल को हम धर्मांतरण भी कर सकते हैं। सब अनुच्छेद 25 में है। देखिए कितना सुंदर है हमारा संविधान। अनुच्छेद 26 क्या कहता है सर? देख लीजिए, 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह हुआ कि हम धार्मिक कार्य भी कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे सनातन हम लोग हैं तो हम लोग सरस्वती पूजा बनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। सभी धर्म वाला लोग कोई ना कोई कार्य करता है, धार्मिक संबंधित कार्य, समझे? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। उसके प्रबंधन कीजिए, उसका रखरखाव कीजिए, वही बात है यहाँ पे। कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकता है, कोई भी संस्था का स्थापना कर सकता है। जैसे हम लोग सरस्वती चंदा एसोसिएशन स्थापित करते हैं, सब लोग ये करता है। गांव में कोई चंदा इकट्ठा करे या ना करे होंगे, लेकिन सरस्वती चंदा इकट्ठा जरूर किए होंगे, क्योंकि गांव में बचपन में और शहर में भी बचपन में सब लोग के जीवन में एक मौका आता है सरस्वती बैठाने का ना जी। अपने कोचिंग संस्थान में, अपने स्कूल में, या फिर अपने घर पे, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में।
तो उसमें तो एसोसिएशन बनाया होगा, कोई अध्यक्ष होता है, कोई कोषाध्यक्ष होता है जो रुपया पैसा तसीलता है, रखता है और मार्केट से सरस्वती लाता है। उसमें जो खर्च होता है, रख रखाव होता है, सारा कुछ मैनेजमेंट के लिए संस्था का स्थापना करता है। ये जो संस्था स्थापित करते थे ना आप लोग बचपन में सरस्वती पूजा में, ये संस्था बनाने का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है हमको। कितना लचीला है हमारा संविधान। तो अनुच्छेद 26 देता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं ना, उसका प्रबंधन, उसका रखरखाव कीजिए, उसके लिए स्वतंत्रता देता है हमको भारत का संविधान। अनुच्छेद 27 चलते हैं, समझते हैं। अनुच्छेद 27 समझते हैं क्या है भाई। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। कितना आसान है ये चीज़। नहीं समझे सर, फिर से बताइए, हम बताते हैं। आप जो सरस्वती चंदा 26 में इकट्ठा किए थे न जी, संस्था बनाए थे, तो बोलता है कि व्यक्ति ऐसे कर लेने से, सरकार व्यक्ति से ऐसा कोई कर नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए यानी खर्च के लिए इकट्ठा किया गया हो। मतलब आप जो चंदा इकट्ठा किए हैं ना धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे मंदिर में जो रुपया पैसा जमा होता है या फिर किसी भी धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर किसी अन्य धार्मिक संस्थान, भारत में जितना भी धार्मिक संस्थान में है, उसमें अगर रुपया पैसा इकट्ठा होता है तो उस पर सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगे। कर मुक्त कह रहा है उसे, क्या रहा है, बाध्य नहीं कर सकता है जिसका आय किसी विशेष धर्म से, कोई विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए। बताइए हम रुपया पैसा क्यों जमा करते हैं सर? हम अपने संप्रदाय की उन्नति के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए रुपया खर्च होगा, तो उन्नति के लिए रुपया पैसा जमा करते हैं, तो वो खर्च पे सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। कितना आसान है चीज़ ना जी। पहला में क्या था, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दूसरा में क्या था, हम लोग संस्थान बना सकते हैं, संस्थान में रुपया पैसा खर्चा होगा। 26 में 27 में क्या है, सर रुपया पैसा पे सरकार टैक्स नहीं लेगी। 28 भी आसान है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कितना आसान बात है। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान होता है कौन है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल राज्य सरकार द्वारा न पोषित होता है। सरकारी स्कूल के टीचर को पेमेंट किसके माध्यम से मिलता है, सरकार के माध्यम से मिलता है। अगर सरकारी स्कूल है तो उस सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कैसी शिक्षा दी जाएगी सर? तो शिक्षा दीजिए जो सिलेबस में बात है, जो एनसीईआरटी है या फिर उस राज्य का जो भी सिलेबस है। लेकिन आप धार्मिक शिक्षा, धर्म विशेष की शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं जो राज्य द्वारा पोषित शिक्षक संस्थान है। इसलिए किसी भी सरकारी स्कूल में हनुमान चालीसा, अल्लाह अकबर या फिर गुरुद्वारा वाला बात है या फिर जो भी सिख या ईसाई वाला बात का अगर प्रार्थना होता है, असेंबली होता है, तो यहाँ अनुच्छेद 28 के तहत ये संविधान का उल्लंघन समझा जाएगा। आजकल देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या होता है कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में बजरंगबली का वो होना चाहिए, क्या नाम भाई, बजरंगबली का, आप क्या कर सकते हैं इसको भाई कि बजरंगबली का पाठ करवाना चाहिए प्रार्थना को छोड़ के। तो आप नहीं करवा सकते क्योंकि अनुच्छेद 28 में अगर वो करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करवाना हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर करवाते हैं तो अनुच्छेद 28 में संशोधन लाना पड़ेगा संसद को। अनुच्छेद 28 में संशोधन आएगा और सुप्रीम कोर्ट इसे मूल ढांचा में ला लेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मूल ढांचा में नहीं लाता है तो फिर कानून हो जाएगा, तो फिर कुछ भी करवाए उससे कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में अगर ऐसा होता है तो ऐसा धार्मिक अनुच्छेद 28 का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा। तो ये था 25 से 28, काफ़ी आसान था। 25 में था क्या, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं अबाध रूप से, सिख को भी यहाँ पगड़ी पहनने का अधिकार था और धर्मांतरण करने का अधिकार था। 26 में क्या था सर, 26 में था कि हम धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हम संगठन बना सकते हैं। 26 में संगठन बनाए थे और संगठन के लिए 27 में रुपया जमा किए थे और उस रुपया पे टैक्स नहीं लगा सरकार। 28 में क्या है सर, 28 में किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यही आसान बात है 25 से 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया।
28 में और एक लाइन है, 28 में और लाइन क्या था भाई, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्कूल है और कहीं यज्ञ हवन हो रहा है, या फिर कहीं जुलूस निकल रहा है मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित, या फिर सिख से संबंधित, या फिर किसी अन्य धर्म से संबंधित, तो अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हाँ, विद्यार्थी का मन होगा तो वो जा सकता है, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं कि आप जाइए संबंधित धार्मिक संस्थान में। समझे कितना अच्छा है, किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते, उसका मन है वो अगर जाएगा तो जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। समझे, जाइएगा, लेकिन आप भड़का मत दीजिए, भड़का नहीं सकते हैं आप। यहाँ है, अब चलते हैं 5वां अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से सर, 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। आइए इसे समझते हैं प्यार से। अनुच्छेद 29 क्या कहता है सर, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो भी लोग होगा, यहाँ अल्पसंख्यक का परिभाषा भारतीय संविधान द्वारा वर्णित नहीं है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक यहाँ पे भारत में हिंदू को छोड़ के बाकी धर्मावलंबी को अल्पसंख्यक कहा गया है, और भाषा और संप्रदाय यानी धर्म के हिसाब से ही अल्पसंख्यक माना गया है, और वास्तविक परिभाषा संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक का नहीं है। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। तो यहाँ पे है कोई अल्पसंख्यक वर्ग, जैसे हिंदू वर्ग है, हिंदू तो यहाँ पे बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा सर, सिख हो जाएगा, इस्लाम हो जाएगा, और ईसाई क्रिश्चियन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा सर, अल्पसंख्यक वर्ग होगा। तो इस वर्गों को कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति यानी कल्चर को सुरक्षित रख सकता है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसका कल्चर, उसका भाषा, उसका धर्म जो भी है उसको सुरक्षित वो रख सकता है। यह अनुच्छेद 29 भारत का संविधान अनुच्छेद 29 के तहत उसे मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। कितना अच्छा बात है कि भाषा बचाएगा वो लोग। इसलिए तो आप देखेंगे कि वो लोग पर्सनल भाषा को भी, जैसे इस्लाम धर्म में उर्दू भाषा को बचा के रखा हुआ है, उसके संरक्षण पे, विकास पे बात कर रहा है, क्योंकि 29 में उसे अधिकार प्राप्त है। जैसे गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी लोग, सिख लोग ना जी, उसका बचाव कर रहा है। संस्कृति, अपना कल्चर को भी वो लोग बसाएगा। तो यहाँ पे एक बात आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या सिर्फ ये अल्पसंख्यकों को अधिकार है, क्या बहुसंख्यक अपना कल्चर नहीं बचाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक को भी अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। समझे? तो अब बहुसंख्यक लोग भी ये कर सकता है। इसमें और एक बात है, अनुच्छेद 29 में ही केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शिक्षक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। समझे? यहाँ पे क्या है भाई, अगर भाषा कोई उसका अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, तो इस आधार पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं करके बोलेगा कि सरकारी शिक्षण संस्थान में आपको प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रत्येक भारतीयों को पढ़ने का अधिकार है। समझ में आए? धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति के हिसाब से उस पर आप बैंड नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं सर? क्योंकि अनुच्छेद 29 में एक एक व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अगर ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट। समझे? लेकिन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। चीज़ें धीरे धीरे, शिक्षा बढ़ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे सुधर रहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, देखते हैं अनुच्छेद 30 क्या है सर। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को क्या होगा, अधिकार होगा। नहीं समझे सर? ये शिक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्था की स्थापना, अगर अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो अपना पर्सनल शिक्षा संस्था का स्थापना कर सकता है। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना एवं प्रशासन भी वो खुद से देख रेख करने का
अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। इसलिए तो किसका निर्माण हुआ है सर? मदरसा का निर्माण हुआ है। अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसा का स्थापना होता है भारत में, समझे? तो अनुच्छेद 30 में ही मदरसा हुआ है और अलग अलग धर्म से संबंधित अलग अलग स्कूल बनेगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद और शैक्षणिक संस्था चला सकता है। पसंद की, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की, जो उसको पसंद है वो अपने पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है। कौन लोग सर? अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग ये चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यक वर्ग अगर पर्सनल अपना स्कूल चलाता है तो सरकार उसे अनुदान देगा। जिस भी राज्य में होगा तो राज्य सरकार अनुदान देगा, भारत सरकार अनुदान देगा मतलब रुपया पैसा देगा कि आप चलाइए, अपने वर्गों के, अपने हितों की सुरक्षा कीजिए। समझे? तो ये सब बात है। अंतिम छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है सर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में भी है, अनुच्छेद 226 में ही है। हम बता देते हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद 32 ही मेंशन है, अनुच्छेद 226 इसलिए यहाँ पे दे दिए क्योंकि सेम बात राज्य में उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है। तो आप समझिएगा, दो न्यायालय है। अनुच्छेद 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद 226 के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। और नीचे वाला बात को देखते हैं क्या कहता है। यहां पे है बाबू, यहां पे क्या है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में उल्लंघन होता है, उपर्युक्त जितना भी अनुच्छेद था, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद था या फिर शोषण का अधिकार, शोषण के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद था, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर समानता के अधिकार से संबंधित था, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित था, जितना भी संबंधित अनुच्छेद में अगर किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है तो वही बात है, अगर उपर्युक्त मौलिक अधिकार में उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत वह सभी उच्चतम न्यायालय यानी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। एवं अनुच्छेद 226 के अनुसार नहीं होगा, 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का, जैसे आपका हमारा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी दिल्ली में जो स्थित है, और उच्च न्यायालय यानी बिहार से हैं हम तो पटना में, तो बिहार से हैं 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। समझ में आया? इसके लिए क्या करेगा सर? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का रीट जारी करता है सर? 5 प्रकार का रीट जारी करता है। आइए देखते हैं और समझते हैं कौन कौन सा रीट है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द से ही स्पष्ट है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो। यहाँ पे है बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर मतलब शरीर के साथ न्यायालय में उपस्थित करो। न्यायालय में कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा तो जिस व्यक्ति के लिए जारी करता है तो वो व्यक्ति को वहाँ पे उपस्थित कीजिए सशरीर। यही पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जय भीम मूवी है एक साउथ का, सूर्या का, तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण पे ही स्पष्ट रूप से मूवी है। काफ़ी मस्त मूवी है, आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा। दूसरा है परमादेश रीट। परमादेश रीट क्या होता है सर? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं मतलब हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जारी करेगा, जो भी न्यायालय में बात हो। समझे? हम आदेश देते हैं। यह रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है वो अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। समझे? अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी जो है, अफसर लोग या फिर वो अथवा निगम, कोई निगम है, समझे, तो ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर्तव्य नहीं कर रहा है, कर्तव्य का हनन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर रहा है, भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय कर रहा है जारी, सबसे बड़ा न्यायालय, इसे परमादेश कहेंगे। आदेश भी कैसा? परम आदेश, तो परमादेश रीट कहा जाएगा। प्रतिषेध लेख किसके कहते हैं सर? इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय
या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च कार्य करने से रोकता है। उच्च न्यायालय मतलब समझिएगा ये सबसे ऊपरी न्यायालय के बारे में, उच्च हाई कोर्ट ही समझ नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय भी आप समझ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय, उससे निचला न्यायालय जो है उच्च अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च कार्य करने से रोकता है। जैसे हम हैं, हम जैसे ये कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो मेरा कुछ न्याय क्षेत्र ना है जी, तो अपने न्याय क्षेत्र के सीमाओं का उल्लंघन करते हुए बार बार से अपने सीमा से आगे जाके काम करते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या है कि अपने उच्च कार्य को करने से रोकता है। जितना आपको काम दिया गया है सरकार के रूप से, सरकार के द्वारा, उससे ज़्यादा आप काम करते हैं। बड़का अफसर का काम आप ही करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर बड़ा अफसर का दस्तखत चाहिए तो आपको बड़ा अफसर का ही दस्तखत लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं कि आप ही दस्तखत करके दे दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो वही बात है, अगर कोई करता है तो उच्च कार्य करने से रोकता है, किसी भी न्यायालय को रोकेगा। जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ न्याय करने से रोक लगाता है, समझे, लेकिन वो फैसला सुना रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही, बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करेगा जी प्रतिषेध लेख, बोला जाइए वहाँ पे ये तो काम आपके लिए है, ये नहीं है, तो वो काम हमारे पास भेजिए, आप रुकिए, ये काम से रोक लगाते हैं आपको। वही बात है। उत्प्रेषण लेख क्या कहता है सर, यह रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, समझे। उत्प्रेषण लेख क्या है सर, उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और अपने क्षेत्राधिकार, उसका जो अधिकार है ना, उससे बाहर जाके काम कर रहा, ये सब लेख है। पांचवा लेख क्या है सर, यहाँ पे पांचवा लेख होगा, पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। किस अधिकार से, इसके माध्यम से किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किसी अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है। मतलब ये बात है कि अगर कोई सार्वजनिक पद पर, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, सार्वजनिक पद पर बैठा है मतलब सरकारी पद पर बैठा है, तो किस हक से बैठा है ये पूछेगा। कहीं गलत तरीका से तो ये नौकरी नहीं ले लिया है, वही बात है। अधिकार परीक्षा लेख मतलब किस अधिकार से, मतलब इसके माध्यम से किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक, अमुक मतलब जिस काम पे बैठा है, अमुक काम किया है या निर्णय लिया है। किस अधिकार से आप निर्णय लिए, किस हक से निर्णय लिए, क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में था या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यदि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था तो आप ऐसा निर्णय लिए क्यों, समझ में आया। ये अधिकार परीक्षा लेख है। तो ये था मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो। मौलिक अधिकार में हाँ कुछ और बात है, मौलिक अधिकार में और बात है विविध। आइए समझते हैं। नोट है यहाँ पे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है। संविधान का आत्मा एवं हृदय किसने कहा है भाई, आत्मा एवं हृदय किसने कहा है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। किसको सर, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। याद रखिएगा, बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा VVI है ये पॉइंट। अनुच्छेद 33 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 33, संसद को यह अधिकार है कि वह सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा का निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 33 में क्या है, संसद, भारतीय संसद जो है, इसको यह अधिकार है कि जो सेना है, जो अर्धसैनिक बल है, जो पुलिस है, समझे, तो उसके कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन कमी कर सकता है। मूल अधिकारों में क्या कर सकते, कमी कर सकता है। मान लीजिए कोई पुलिस है जी और बोलेगा मेरा मौलिक अधिकार है होली में हमको छुट्टी चाहिए, होली मनाने का अधिकार ये हमारा धार्मिक अधिकार है, तो बताइए होली में सब पुलिस को छुट्टी दे देगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। तो उसका मौलिक अधिकार को क्या क्या होगा भाई, उसके मौलिक अधिकार में कमी करेगा। कौन करेगा भाई, संसद को यह अधिकार है। पुलिस लोग छुट्टी मांगने लगेगा, बोलेगा हमको छुट्टी चाहिए, कहा कि मेरा भी मौलिक अधिकार है, घूमने का अधिकार है। तो बताइए मेला में घूमने के लिए पुलिस चला जाएगा तो मेला के लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा भाई, तो पुलिस रहेगा तब ना संभालेगा जी। तो उसका मौलिक अधिकार का क्या हो गया, कमी हो गया।
पुलिस का। तो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल आदि के मूल अधिकारों का कमी होगा, संसद के द्वारा कमी किया जाएगा। अनुच्छेद 34 क्या है भाई? अनुच्छेद 34 है जब भारत में कोई मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून, जैसे जम्मू कश्मीर में भी लगता है, आसाम में भी लगता है फासपा कानून, और कहीं पे भी सैनिक लॉ कानून लागू होता है, धारा 144 सबने कहते हैं, वही सब बात है। तो सैनिक कानून लागू हो तो संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों का प्रतिबंध कर सकता है या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। नहीं समझे सर? अगर मान लीजिए कि आप जहाँ हैं, कल्पना कीजिए यहाँ पे मार्शल लॉ, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया। मार्शल लॉ मतलब सेना कानून हो गया। काहे हुआ सर? दंगा भड़कने वाला था, इसलिए 144 लागू हो गया। समझे? मार्शल लॉ लागू होते ही क्या होगा सर? तो मतलब मार्शल लॉ लागू हुआ है, दंगा भड़कने का चांस है, तो क्या आपका मौलिक अधिकार को कम कर नहीं किया जाएगा कि मौलिक अधिकार पूरा रहेगा? आप बोलिएगा कि नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है घूमने का अधिकार लगा है, दंगा के लिए कर्फ्यू लगा है, आप रोड पे घूमने, आप बोलिएगा कि रोड पे हम घूमेंगे, कहा कि हमको मौलिक अधिकार के तहत मिला है यह अधिकार। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसद को यह अधिकार है कि मार्शल लॉ के समय में व्यक्ति के मौलिक अधिकार में कमी ला सकता है और कमी कर सकता है। आप घर से, जैसे कर्फ्यू, इसमें कोविड में क्या था ना जी, मोदी जी लागू कर दिए थे लॉकडाउन। अगर कोई भी बाहर होता था लाठी से स्वागत होता था। क्यों होता था सर? क्योंकि संसद को यह अधिकार है, मंत्रिमंडल को यह अधिकार है, कैबिनेट को यह अधिकार है, वो व्यक्ति के मौलिक अधिकार में कमी कर सकता है। कैसे कैसे कंडीशन में? तो सैन्य कानून लागू होगा, मार्शल लॉ, या फिर देश पे ऐसा विपदा आ जाएगा जैसे कोविड के टाइप का विपदा आ गया था कि लोग के मौलिक अधिकार का एकदम हनन हो गया। वहाँ पे सभी का मौलिक अधिकार, जैसे पूजा पाठ के लिए मंदिर नहीं खुला है, जैसे घूमने की आज़ादी खत्म, बोलने की आज़ादी खत्म, सब लोग घर में अपना बंद है। समझे? तो उस कंडीशन में बोलेगा नहीं, हमको तो मौलिक अधिकार मिला है, हमको रोड पे घूमने दीजिए, तो ऐसा फिर क्या होगा? बीमारी नहीं फैलेगा जी। तो ऐसे कंडीशन में लॉकडाउन लगा था। संसद को यह अधिकार है कि उसके मौलिक अधिकार में कमी कर सकता है। 34 में है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 35 कहता है इसके तहत संसद को कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, 33, 34, देखिए कितना आसान है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। 35 में क्या है? 16 याद रहेगा ना, 16 में 32, 32 के बाद 33, 34 को प्रभावित बनाने की शक्ति प्राप्त है। किसको सर? संसद को। यह जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। अगर मैटर्स अनुच्छेद 16 यानी अवसर की समानता की बात आई, अवसर की समानता की बात आई। अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों की बात आई। अनुच्छेद 33 मतलब ये पुलिस बल और इसका जो कमी किया था मौलिक अधिकार, या अनुच्छेद 34 व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो मार्शल लॉ के समय में, सैनिक कानून के समय में कम किया था। ये सभी अनुच्छेदों पे बात करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है सर? संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। अगर अवसर की समानता पे बात हो, अगर उसमें सुधार होने की बात हो, तो राज्य सरकार को कोई शक्ति नहीं है। किसके पास ये शक्ति है सर? संसद को प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार के पास है। मौलिक अधिकार से कुछ विविध बातों को देखते हैं। विविध बात यह है कि अनुच्छेद 15 जो लिंग, जन्मस्थान, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव के बारे में था, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 यानी अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 यानी घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब था। अनुच्छेद 29 में क्या था सर? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और क्या था यहाँ पे? उसके संस्कृति के लिए स्कूल का स्थापना था। तो ये 4-5 अनुच्छेद है ना, 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, या अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगर बोलेगा 15 बोलता है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो अमेरिका का नागरिक आएगा, बोलेगा हमको भी एसएससी फॉर्म भरने दो, काहे कि तुम्हारा 15 कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम तो, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, तो जन्म स्थान का भेदभाव तो हो जाएगा ना जी, तो वो फॉर्म भर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 15 कहता है कि अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, समान अवसर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके बराबरे अधिकार विदेशी को मिलने लगेगा, क्या अवसर की समानता, समान अवसर दिया जाएगा, फिर तो अराजकता न फैल जाएगा जी, फिर भारतीयों और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद
किसी सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। ये बिहार एसआई का मेंस भी पूछा था प्रश्न कि 15, 16, 19, 29 सीट था, 30 नहीं था वहाँ पे, समझे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त था? जैसे ऑप्शन में ए में कुछ था 14, 15, 16, 17 इस तरह का, बी में इसी प्रकार का था, और सी डी में 15, 16, 19, 29 सिर्फ था। तो आप इनमें से जो भी रहेगा उसको मारिएगा, समझे। बिहार एसआई ये प्रश्न पूछ चुका है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये पॉइंट भी आप रखिएगा, याद रखिएगा कि भारत का जो ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से प्रेरित है बाबू? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकार यहाँ पे खत्म होता है। अगला दिन कल मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को भी दबाया कीजिए, चाहे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरा एक एक वीडियो देखिए, सबको लाइक भी किया कीजिए और सबको शेयर भी किया कीजिए। मिलते हैं फिर इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।